नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक फिल्म की बात करते हैं। एक फिल्म जो आज ही रिलीज हुई थी 50 साल पहले। ये सोचकर थोड़ी हैरत होती है कि जिन कलाकारों को, जिन फिल्मों को हमने बिल्कुल युवा दिनों में देखा था, अब 50 साल का सफर तय कर चुकी हैं और अब भी शायद पुरानी नहीं पड़ी हैं। मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूं वो है कभी कभी। 27 फरवरी 1976 को वो रिलीज हुई थी और 50 साल उसके पूरे हो गए हैं। फिल्म आपको याद होगा, उसका गीत बहुत मशहूर है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। साहिर लुधियानवी का गीत है और इस गीत को फिल्म में 2 बार तो कम से कम गाया गया है। इस गीत पे साहिर लुधियानवी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और संगीत के लिए इस फिल्म के खयाम साहब को बेहतरीन संगीतकार का सम्मान मिला फिल्म फेयर का, और मुकेश को जो गायक थे इस गीत के, उनको भी फिल्म फेयर सम्मान मिला था। तो खैर, इस गीत की बात नहीं, पूरी फिल्म की बात। ये फिल्म यश चोपड़ा ने बनाई थी। यश चोपड़ा एक तरफ दीवार और त्रिशूल जैसी फिल्में बना रहे थे जो अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाले किरदार को बड़ा करती थी। सच यह है कि दीवार बहुत बड़ी फिल्म थी, पिछले साल उसने भी अपने 50 साल पूरे किए, और शोले ने भी, लेकिन कभी कभी उस ट्रेंड से अलग थी। कभी कभी उन गिनी चुनी रोमांटिक संगीत प्रधान फिल्मों में आती है जो अमिताभ बच्चन ने की उस दौर में, जिसमें सिलसिला शामिल है, कभी कभी कुछ हद तक बेमिसाल को इसमें रख सकते हैं। और अमिताभ का एक दौर जो पुरानी फिल्मों का था, जैसे अभिमान, जैसे आनंद, जैसे मिली, ये वो फिल्में हैं जो अमिताभ बच्चन के बनने के दौर की फिल्में हैं। दीवार और शोले आते आते अमिताभ बच्चन बिल्कुल बन चुके हैं, लेकिन कभी कभी में उनका एक अलग रूप दिखाई पड़ता है। वो व्यवस्था से लड़ रहे एक विद्रोही नायक का नहीं, एक ऐसे शायर का रूप है जो अपनी प्रेम की नाकामी कहें या प्रेम के विवाह तक न पहुंचने की मायूसी कहें, उसकी वजह से अपनी जिंदगी से मायूस बैठा है। ये फिल्म बहुत कामयाब हुई थी। हालांकि उस दौर में बहुत सारी फिल्में कामयाब हो रही थीं, लेकिन इस फिल्म के संगीत और गीत के अलावा जो ध्यान देने के लिए आज की बात है, उसमें मैं आऊंगा कि रिश्तों के व्याकरण को, रिश्तों के समीकरण को इन दिनों हम किस तरह देखने लगे हैं। देखिए, फिल्म जो थी कभी कभी, उस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक शायर होता है, राखी गुलजार उससे मोहब्बत कर बैठती है, और लेकिन राखी की शादी शशि कपूर के साथ हो जाती है, जो एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। राखी वादा करती है, वादा लेती है अमिताभ बच्चन से कि वो शायरी नहीं छोड़ेगा, शादी कर लेगा। शादी कर लेता है अमिताभ बच्चन, लेकिन शायरी छूट जाती है। शायरी जो है, अच्छा, इस फिल्म में एक बात दिलचस्प ये भी है कि बहुत कम समय तक अमिताभ या राखी या शशि कपूर युवा दिखाई पड़ते हैं। ज्यादा समय वो अधेड़ किरदारों के रूप में नजर आते हैं, क्योंकि प्रेम का ये दौर बीत चुका है, दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों के बच्चे बड़े हो चुके हैं। कहानी खुलती है शशि कपूर के बेटे ऋषि कपूर के, और एक डॉक्टर है जिसकी भूमिका परीक्षित साहनी ने निभाई है, उनकी बेटी के बीच प्रेम की कहानी से धीरे धीरे बड़ी नाटकीय स्थितियां आती जाती हैं। वो लड़की नाराज होकर निकल गई है, जो दोनों अपने माँ बाप के बड़े लाडले हैं, ऋषि कपूर भी और वो लड़की भी जो ऋषि से प्रेम करती, नीतू सिंह भी। तो ऋषि कपूर नीतू सिंह को मनाने निकलता है, लेकिन नीतू सिंह के जीवन में एक त्रासदी है जिसकी खबर उसको बहुत बाद में मिलती है। उसको ठीक शादी से पहले या इस मोहब्बत से पहले बताती है उसकी माँ कि देखो, तुमको हमने गोद लिया था। नीतू सिंह
सन्न रह जाती है सुनकर कि वो जिसको अपना माँ पिता मानती रही वो उसके असल अभिभावक नहीं है, असल अभिभावक कोई और है। वो उसकी तलाश में निकल पड़ती है और पहुंच जाती है अमिताभ बच्चन के यहाँ। यह भी दिलचस्प है कि वहीदा रहमान ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी की भूमिका निभाई है। वहीदा रहमान बहुत सीनियर कलाकार थी अमिताभ बच्चन के मुकाबले। खैर, इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ की पत्नी की भूमिका निभाई है। नीतू सिंह वहीदा रहमान की बेटी होती हैं, जो उसका किस्सा बाद में खुलता है, कैसे वो अलग हुई उनसे, कैसे उनको किस मजबूरी में छोड़ना पड़ा अपनी बेटी को। लेकिन धीरे धीरे फिल्म जो है प्रेम के सवाल को लेकर, स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर उस समय के हिसाब से एक बहस खड़ी करने की कोशिश करती है, जिसको शायद आज के दौर में हम कुछ नकार दें। कुछ चीजें तो उस फिल्म की अब लगता है कि मतलब शायद हम लोगों के गले नहीं उतरती। जैसे उसमें ऋषि कपूर जाता है अमिताभ बच्चन के घर। अमिताभ बच्चन की एक और बेटी है नीतू सिंह के अलावा, वो उस बेटी से प्रेम का नाटक करता है। अब वो लड़की पूरी तरह गंभीर हो जाती है। वो इसको अपने पिता अमिताभ बच्चन की जो नई जिम्मेदारी है जीवन में, वो खदानें चलाता है, अपने पिता का क्वेरी का कारोबार है, उसको आगे बढ़ा रहा है। नियति सबको एक मोड़ पे ले आती है और शशि कपूर भी किसी सिलसिले में वहां पहुंचते हैं। अमिताभ बच्चन शशि कपूर के यहाँ पहुंचते हैं धीरे धीरे, और शशि कपूर भी अमिताभ बच्चन के पुराने दौर की शायरी के फैन हैं। उनको नहीं पता कि वही शायर है जो उनकी पत्नी का महबूब भी रहा है। वो बल्कि मुझे याद आया कि सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी को, राखी को, वो वही किताब देते हैं जो इसकी शायरी की किताब है अमिताभ बच्चन की, बताते हुए कि उनका भी ये महबूब शायर है। तो रिश्ते उलझते उलझते उस मोड़ पे आप पहुंचते हैं जहां शशि कपूर को पता चलता है कि राखी जो है वो तो अमिताभ बच्चन की प्रेमिका रही है, और अमिताभ बच्चन को पता चलता है कि राखी की शादी तो किसी और से हो चुकी थी और उसकी एक बच्ची भी है। अचानक राखी जो है दोनों तरफ से एक तरह की कल्प्रिट सी हो जाती है, जैसे उसने दोनों के साथ धोखा सा किया हो। दिलचस्प ये है कि इन स्थितियों में जो बहस चलती है, जो संवाद होते हैं, वो बड़े भावुक किस्म के हैं। आज की तार्किकता वाले, आज के बहसों वाले संवाद वहां नहीं है। वो राखी की इच्छा, राखी की मर्जी, राखी की स्थितियों पे बात नहीं करते हैं। वो जैसे लगता है कि शशि कपूर की सदाशयता या अमिताभ बच्चन के हृदय परिवर्तन पे काफी कुछ निर्भर करता है। खैर, सिनेमा है तो सिनेमा की अपनी नाटकीयता होती है। जब ऋषि कपूर की उस लड़की को, जो अमिताभ बच्चन की बेटी है, कि बेटी को पता चलता है कि ऋषि कपूर उससे प्रेम नहीं करता, असल में उसका प्रेम राखी की बेटी से है, जिसको अब तक वो बेटी बताने से बचती रही है। तो वो बिल्कुल सुसाइडल मूड में निकल पड़ती है और खदानों के बीच जहां डायनामाइट लगे हुए हैं पहुंच जाती है। अब उसके बाद जो हिंदी सिनेमा में होता है वो यहां भी होता है। सारा का सारा परिवार, कोई जीप से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई घोड़े से, सब उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन पहाड़ों के बीच जहां डायनामाइट फट रहे हैं, जहां आग लग रही है। अंततः सब बच जाते हैं और रिश्ते भी बच जाते हैं। कहानी यहां है, लेकिन ये फिल्म जो याद रखी जाती है अपने गीतों के लिए, अपने संगीत के लिए, और शायद उस भावुकता के लिए जो उस दौर में सबको बड़ी अपील करती थी। एक बात और बता दूं, जो साहिर लुधियानवी का गीत है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, असल में ये उन्होंने अलग ढंग से पहले लिखा था। ये उनकी नज्म का हिस्सा था, जिसको बाद में कुछ सरल शब्दों में उन्होंने गीत में बदला। उनकी जो मूल नज्म है वो कुछ इस तरह है, जो फिल्म में नहीं है। फिल्म में तो आपने सुना होगा, आपको याद होगा, लेकिन वो मूल नज्म जो अपने आप में बहुत अच्छी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी,
ये तीरगी जो मेरे जिस्म का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाने अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदास बदन, तेरी नीमबाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों की हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहनासर और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसी किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर चुक रहा हूं कुछ अनजानी रह गुजारों से। महीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से। न कोई जादे मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है ख्यालों में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी अपना हम नफस। मगर यूं ही के बाद जो हिस्सा है वो फिल्म में आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। 50 साल हो गए, हिंदी सिनेमा बदल गया। अमिताभ बच्चन अब भी फिल्मों में काम करते हैं, शशि कपूर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कारवां चल रहा है, जिंदगी चल रही है, सिनेमा बन रहा है, नई बहसें हो रही हैं। और इन्हीं सब के बीच एक पुरानी फिल्म आकर याद दिला जाती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। शुक्रिया।